मेरा पति हर रात घर से बाहर रहता और मेरी विधवा जेठानी रात 12 बजे मुझे अपने कमरे में बुलाती और 2 घंटे तक ऐसा काम करवाती कि मैं पूरे पसीने से भीग जाती और मुझे कुछ पिलाकर बेहोश कर देती। जब मेरी आँख खुलती तो मेरे पास ढेर सारे पैसे पड़े होते। मैं गर्भवती हो गई तो मुझे शक हुआ। मैंने कमरे में कैमरा लगा दिया। जब मैं रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम रीमा है। मैं देखने में काफ़ी खूबसूरत और हसीन हूँ। रंग गोरा है। जब भी कोई मुझे देखता तो पसंद कर लेता। जैसे ही मैं 16 साल की हुई तो मेरे लिए रिश्ते आने लगे। हम काफ़ी गरीब थे और मेरी माँ लोगों के घर खाना बनाने का काम करती थी। मेरी माँ ने कहा कि अब तुम भी काम पर लग जाओ, पर मेरे बाबा मुझसे बहुत लाड प्यार करते थे और माँ से कहते थे कि बेटी बहुत खूबसूरत है, किसी की बुरी नज़र लग जाएगी, इसे बाहर मत जाने दो। इस पर माँ कहती कि मैं भी तो बहुत ही कम उम्र से लोगों के घरों में काम करती हूँ, आपने मुझे तो कभी नहीं कहा, और अब जब हमारी बेटी की बात आ गई तो आप उसे काम करने से मना कर रहे हैं। यह काम करेगी तो घर पर सहारा हो जाएगा। पर मेरे बाबा ने मुझे काम करने नहीं दिया और मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगे, पर बाबा बीमार पड़ गए और उनकी मौत हो गई। अब बस हम माँ बेटी ही रह गए थे। मेरी माँ ने मुझे काम पर लगा दिया। मैं पहली बार कोठी में काम करने डरी सहमी गई, पर मालकिन बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे काम समझा दिया। घर पर मालकिन, उनकी एक विधवा बहू और उनका एक कुंवारा बेटा रहता था। उनके बड़े बेटे की मौत कम उम्र में ही हो गई थी और 25 साल की उम्र में ही बहू विधवा हो गई। मैं घर पर काम करने लगी और उन लोगों की सेवा करने लगी। मैं खाना बनाने का काम करती थी और दिन भर वहीं पर रहती थी। घर के हर छोटे बड़े काम में मैं उनकी मदद करती थी। बदले में वह मुझे पैसे, खाना और त्योहार में कपड़े देते थे। मेरी मालकिन मुझसे बहुत प्यार से पेश आती थी और उनके बेटे अमित, जो कि 23 साल के थे, आते जाते मुझ पर नजर रखते थे। मैं उनको देखते ही काफी घबरा जाती थी। हालांकि उन्होंने मेरे साथ कभी भी कोई बदतमीजी नहीं की और ना ही कोई गलत हरकतें की। बस मुझे ऐसी नज़र से देखा करते थे कि मैं सब समझती थी। इसी वजह से मैं उनसे दूर दूर रहती थी। मैं उनके कमरे में नहीं जाती और खाना बनाने के बाद मैं मालकिन को कह देती कि अपने बेटे को खाना दे दे। मालकिन की विधवा बहू मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। जब भी मुझे देखती तो कहती कि दुपट्टा ठीक से रखकर काम किया करो, इस घर पर मेरे जवान देवर घूमते फिरते हैं। विधवा होने के बावजूद भी वह अजीब मॉडर्न कपड़े पहनकर घूमा करती थी और देवर से काफ़ी हंस हंस के बात करती थी। मुझे काफ़ी अजीब लगता। जब भी उनके देवर घर पर होते तो वह उसी के कमरे में चली जाती और न जाने क्या करती रहती थी। मैं काफ़ी मन लगाकर काम करती थी। एक दिन मेरी मालकिन बीमार पड़ गई। वह मुझे बुलाकर कही कि मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाना चाहती हूँ। यह सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई, पर मैंने सोचा कि वह बहुत बीमार है, शायद इसी वजह से कह दिया होगा। 2 दिनों बाद उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई तो वह मुझसे कही कि मैं उस दिन तुमसे कुछ कहा था। मैंने कहा, आपने जो कहा था वह तो बीमार हालत में कह दिया होगा, मैं समझ सकती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। मैं वह बात अपने दिल पर नहीं ली है। जब इंसान बीमार होता है तो कई बार इस तरह की बातें करता है, पर उन्होंने जो कहा मुझे यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मैंने बहुत सोच समझ कर ही यह बात कही है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और इस घर को अच्छे से संभाल लिया है। अपने बड़े बेटे की मौत के बाद मैं बीमार रहने लगी हूँ और मैं अपने जीते जी अपने छोटे बेटे की शादी करवाना चाहती हूँ। बस तुम मेरे बेटे से शादी के लिए हाँ कर दो। मैंने कहा, मैं तो बहुत गरीब घर की लड़की हूँ। उन्होंने कहा, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। तुमसे जो भी काम कहती हूँ बिना कुछ जवाब दिए तुम वह काम सही सही से कर देती हो। मेरी बहू तो घर का कोई भी काम नहीं करती, इसलिए मैंने तुम्हें काम पर लगाया था। मैं जानती हूँ कि शादी के बाद भी तुम घर की जिम्मेदारी उठाओगी। तुम अपने माँ बाप को हमारे घर पर बुला लो ताकि शादी की बात हम आगे बढ़ा सके। मैं घर जाकर जब अपनी माँ से यह बात बताई तो माँ सुनकर दंग रह गई। कहा, तूने ही कुछ किया होगा, अपनी अदाओं से उस घर के बेटे को फंसा लिया होगा। तू जवान हो गई है, इसलिए तेरे बाबा तुझे काम पर नहीं भेजना चाहते थे। बता क्या गुल खिलाकर आई है।
पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं मालकिन के बेटे से हमेशा दूर दूर ही रहती थी। मुझे पता है वह मुझ पर नज़र रखते थे, पर मैं कभी उनसे नज़रें नहीं मिलाती। मेरे लिए काफ़ी सालों से रिश्ते आ रहे थे। मैं देखने में सुंदर हूँ, इसी वजह से मैं उन रिश्तों को ना कर दिया करती थी। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी माँ मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई थी, पर मैंने नखरा दिखा के उसे ना कर दिया था। खूबसूरत हूँ तो नज़ाकत और नखरे तो होंगे। मैंने अपनी माँ से कहा, यह रिश्ता काफ़ी अच्छा है, उन लोगों का अपना व्यापार है और पैसों की कोई कमी नहीं है, और जब उनकी ओर से रिश्ता आया है तो मेरे भाग्य खुल जाएंगे। जब मैं शादी के लिए हाँ कर दी तो मेरी माँ ने उस घर में मेरी शादी करवा दी। शादी करके जब मैं ससुराल आई तो मेरे पति ने मुझे बताया कि वह मुझे पहले से ही पसंद करते थे, इसी वजह से वह मुझ पर नज़र रखते थे। लेकिन यह बात मुझे बताने की हिम्मत नहीं हुई, इसी वजह से उन्होंने अपनी माँ से बात की। उन्हें मैं पहली नज़र में ही भाग गई थी और मेरे हाथ का बना हुआ खाना उन्हें बहुत पसंद आ गया था। शादी के बाद मैं अपने घर के सारे लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, खासकर मेरी सास का, ताकि उनको यह न लगे कि मैं बड़े घर में आकर उनका ख्याल नहीं रखती। मैं अक्सर उन्हें खाना बनाकर खुद परोसती थी। मेरी सास मुझसे बहुत खुश रहती थी, पर अपने बेटे की मौत से एक उदासी अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। एक दिन मेरी सास ने मेरे पति से कहा कि वह तीर्थ यात्रा में जाना चाहती है। मेरे पति ने उनकी तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर दिया तो वह हरिद्वार के लिए निकल गई और 3 महीने वहीं पर रहने वाली थी। उनका कहना था कि वहां जाकर शायद उनका मन थोड़ा ठीक हो। उनके जाने के बाद अब घर पर मैं, मेरे पति और मेरी जेठानी ही रह गई थी। मेरी जेठानी इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी और सारा दिन घर पर आराम ही किया करती थी। मुझे कभी भी किसी काम में मदद नहीं करती थी। फिर भी मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि इतनी कम उम्र में पति को खोकर वह भी सदमे में थी। उनके जाने के कुछ दिनों बाद मेरे पति रात को काम पर जाया करते थे। उनका होटल का बिजनेस था और कुछ महीने वह रात में शिफ्ट करने वाले थे। रात को 10 बजे चले जाया करते थे और दोपहर 12 बजे तक घर पर आ जाते थे। उनके जाने के बाद मेरी जेठानी ने रात को 12 बजे मुझे नींद से उठाया और अपने कमरे में बुलाई। मुझे समझ नहीं आया कि इतनी रात को वह मुझे अपने कमरे में क्यों बुला रही है। उन्होंने मुझे प्यार से अपने पास बैठाया और कहा कि तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। मेरा कुछ ऐसा काम करना होगा जिसके लिए मैं किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर मेरी जेठानी मुझे कौन सा काम सौंपना चाहती है। मैंने कहा, दीदी इतनी रात को कौन सा काम है कि आपने कच्ची नींद से मुझे उठा दिया। उनके कमरे में एक अलमारी थी। जब उन्होंने वह अलमारी खोला तो मैं बिल्कुल ही चौंक गई। नीचे मिट्टी खुदी हुई थी। मेरी जेठानी ने कहा कि तुम्हें यह मिट्टी खोदकर एक सुरंग बनानी है। यह बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। आखिर मेरी जेठानी कमरे में एक सुरंग क्यों बनाना चाहती है। मैंने कहा, दीदी यह क्या बात कर रही हो। वह रोने लगी और कही, यही तुम्हारे जेठ जी की आखिरी इच्छा है। वह इसे घर पर बनाना चाहते थे, पर उनके जाने के बाद मैं बहुत कोशिश की पर यह काम पूरी नहीं कर पाई। दरअसल मैं घर का काम इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ, पर मैंने अपनी जेठानी को कभी भी बीमार पड़ते नहीं देखा। दिन भर कपड़े पहनकर तो वह घर पर घूमती फिरती है और अब बीमारी का बहाना बनाकर मुझे यह काम सौंप रही है। पर मेरी जेठानी भी काफ़ी बड़े घर की थी और मैं ठहरी एक गरीब घर की, तो मैं उनकी बात मान ली। अगर इस काम से उन्हें थोड़ी खुशी मिले तो यह काम करने में क्या हर्ज है। मैंने उनकी बात मानकर वह सुरंग खोदने लगी। मिट्टी खोदने के लिए कुदाल, फावड़ा सब कुछ वहीं पड़ा हुआ था। 2-3 घंटे काम करने के बाद मैं बहुत थक गई और मेरा हाथ चलना बिल्कुल बंद हो गया। मेरी जेठानी ने कहा, आज पहला दिन है, आज इतना ही रहने दो, और मेरे लिए एक गिलास जूस लेकर आई। मैं पसीने से तरबतर थी तो जूस देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। मैं जूस का गिलास लेकर तुरंत ही उसे पी लिया, पर जूस पीते ही मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मुझे बुरा लगा कि मैं वहीं पर सो गई। मैंने अपनी जेठानी को कहा कि मुझे पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई। उन्होंने कहा, तुमने बहुत मेहनत का काम किया है, इसी वजह से नींद आ गई। कोई बात नहीं, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। रात के 2-3 घंटे काम करने के बाद मैं काफ़ी थक चुकी थी और सुबह नींद खुलने में बहुत देर हो गई। जब मैं उठी तो मेरी जेठानी मेरे लिए नाश्ता लेकर आई। नाश्ता बनाने का काम तो मैं ही करती थी। जेठानी ने
मुझे खाना परोसा और कहा कि आज से घर की कोई काम तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सारा दिन आराम करना और घर का काम मैं कर दिया करूँगी, तुम बस सुरंग खोदने में मेरी मदद कर दो। उन्होंने मेरे हाथ में ढेर सारे पैसे थमा दिए। मैंने कहा दीदी अब इस बात के लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा यह तुम्हारे मेहनत की कमाई है, तुमने इतना काम किया है, मेरी इतनी मदद की है, तुम्हारा हक बनता है। कहकर वह पैसे थमा कर अपने कमरे में चली गई। मैंने देखा उसमें 20,000 रुपये थे। मैं हैरत में पड़ गई कि मेरी जेठानी के पास इतने पैसे कहाँ से आए। मैं नहा धोकर जब बाहर निकली तो मेरी जेठानी रसोई में खाना बना रही थी। वह मेरे पास आई और कही कि इन पैसों से अपने लिए खाने पीने का सामान, कपड़े खरीद लेना और अपनी माँ के लिए भी कुछ खरीद कर ले जाना, और वह सुरंग के काम के बारे में अपने पति को मत बताना और ना ही सास को इस बारे में बताने की ज़रूरत है, बस अपने तक ही रखना। मुझे लगा यह बात छुपाने को क्यों कह रही है। अगर उनके पति की आखिरी इच्छा है तो घर के सारे लोग उसे मना थोड़े ही ना करेंगे। पर मैंने भोली सी शक्ल बनाकर कही कि ठीक है दीदी, जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा। जब मेरे पति काम से वापस आए तो उन्हें मेरे चेहरे में थकावट नजर आई और जेठानी को काम करते हुए भी देखा तो उसने पूछा घर में कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा क्यों, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा तुम्हारे चेहरे में थकावट नजर आ रही है और भाभी काम कर रही है। भाभी तो घर का कभी भी कोई काम नहीं करती, क्या हुआ है बताओ। तभी मेरी जेठानी कमरे में आ गई। मेरे पति से काफी मुस्कुरा के कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं घर पर बैठकर बोर हो रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज से मैं भी काम कर लिया करूँगी। मेरे पति को देखकर काफी अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी और फिर अब कमरे से बाहर चली गई। कभी कभी मुझे इनकी हरकतें बिल्कुल सही नहीं लगती थी। मैं जानती हूँ कि उनके पति अब नहीं रहे, पर मेरे पति की तरफ वह बड़ी अजीब तरीके से पेश आती थी। मैंने कहा कि मैं घर पर बैठकर बोर हो रही हूँ, इससे चेहरे में ऐसे थकावट नजर आ रही है, मुझे हमेशा काम करने की आदत है। उन्होंने कहा ठीक है, एक नन्हा मुन्ना मेहमान ले लेते हैं, तुम काम में व्यस्त हो जाओगे और उसे संभालने में तुम्हारा वक्त गुजर जाएगा। मैंने सोचा मेरी जेठानी ने मुझे जो काम सौंपा है वह खत्म करने में तो काफी समय लग जाएगा। अगर मैं गर्भवती हो गई तो यह काम कैसे कर पाऊंगी। अगली रात जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने यह बात उनसे कही। यह सुनकर तो वह कही कि नहीं, यह सुरंग का काम खत्म करना जरूरी है। मैं तुम्हें एक डॉक्टर का फोन नंबर दे दूंगी और वह तुम्हें जैसा जैसा करने को कहे तुम वैसा ही करो। अभी बच्चा नहीं ले सकती। मैं अपनी जेठानी की बात मानकर उस डॉक्टर का फोन नंबर ले लिया और फावड़ा उठाकर फिर से सुरंग खोदने का काम में लग गई। आज 4 घंटे तक काम करने के बाद मैं काफी थक गई और मेरा गला सूखने लगा। तभी मेरी जेठानी मेरे लिए जूस लेकर आई और मुझे थमा दिया। आश्चर्य वाली बात यह थी कि आज भी जूस पीकर मैं बेहोश हो गई और उसके बाद की मुझे कुछ बात याद नहीं है। मैं वहीं पर 2-3 घंटे सोती रही। जब मेरी नींद खुली तो मेरी जेठानी का वही कहना था कि तुम थक कर सो गई थी, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। अब यह रोज रोज होने लगा। इतना भारी काम करने की वजह से मैं दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। मेरे पति तो बच्चा चाहते थे, पर मैं डॉक्टर को फ़ोन करके उन्होंने जैसा जैसा बोला था वैसा वैसा करने लगी ताकि अभी बच्चा ना हो। मेरे पति बहुत फिक्र करने लगे कि दिन पर दिन इतनी कमज़ोर कैसे होती जा रही हो, पर मेरी जेठानी ने मुझे साफ मना कर रखा था कि यह बात अपने पति को मत कहना और मुझे इस काम के लिए ढेर सारे पैसे दिया करती थी और मुझे समझ नहीं आता कि उनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है। मेरे पति का कारोबार काफ़ी बड़ा है। पहले दोनों भाई मिलकर यह कारोबार संभालते थे, पर अब अपने भैया के मौत के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे पति के ऊपर ही आ गई। इसी वजह से मेरे पति को अब रोज नाइट शिफ्ट करना पड़ रहा है। सास कभी कभी फ़ोन करती और घर की खबर लेती और जेठानी की भी खबर लेती, पर मैं उन्हें भी डर के मारे कुछ भी नहीं बता पाई कि न जाने क्या वजह होगी कि मेरी जेठानी ने यह बात बताने से मना कर रखा है। लेकिन अब मुझे धीरे धीरे गुस्सा आने लगा कि मैं इस वजह से अपने पति को भी धोखा दे रही हूँ, जबकि वह हर रोज़ एक बच्चे की बात करते रहते और मैं
रात भर पसीने से भीगी हुई इतनी भारी काम करती। मेरी जेठानी कहती कि और कुछ दिनों की ही बात है, पर यह घर काफ़ी पुराना बना हुआ है। मुझे डर लगता कि सुरंग की छत मेरे सिर पर ना गिर जाए। वह किसी और से यह काम क्यों नहीं करवा लेती, और मैं जूस पीते ही ऐसी गहरी नींद में कैसे सो जाती हूँ। वह रोज़ मुझे जूस पिलाती है, पर खुद तो कभी जूस नहीं पीती। यह सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरे पति ने कहा, क्या बात है, तुम इतनी खोई खोई से क्यों रहती हो और इस तरह से कमजोर कैसी होती जा रही हो। अचानक ही मेरे पति के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मेरी आंख खुली तो मैं बोली, क्या बात है। मुझे जोर की आवाज़ आ रही थी। वह बोले, तुम बैठे बैठे बेहोश हो गई थी। मुझे भी अपनी सेहत के बारे में फिक्र होने लगी थी। मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर भी गए और कुछ ताकत की दवा भी दिला दी। एक दिन मैं अपनी माँ के पास गई थी। अब मेरे पास काफ़ी पैसे हो गए थे, तो मैं अपनी माँ के लिए एक टीवी खरीद कर उन्हें देना चाहती थी। मेरी माँ की तो टीवी देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने कहा, माँ, मैं तुम्हें एक फ्रिज भी दिलवा दूंगी ताकि तुम्हें रहने में कोई दिक्कत ना हो। मेरी माँ ने कहा, तेरी तो काफ़ी बड़े घर में शादी हो गई। अचानक माँ के पास मैं बेहोश हो गई। मेरी माँ ने किसी तरीके से मुझे उठाया और कहा कि क्या बात है, इतनी कमज़ोर कैसे हो गई हो। ससुराल वाले तुझे बहुत काम करवाते हैं क्या। मैं क्या जवाब देती, चुप रह गई। तो मेरी माँ मुझे लेकर सीधे डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने टेस्ट करके बताया कि मैं गर्भवती हूँ। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सुरंग खोदने का काम अभी खत्म नहीं हुआ, तो आखिर मैं इस हाल में काम करूँ तो कैसे करूँ। और मैं बच्चा न लेने के लिए हर कोशिश की, फिर भी मैं गर्भवती हो गई। आखिर यह बच्चा किसका है, मेरे पति का या किसी और का। क्योंकि मैं जूस पीते ही बेहोश हो जाती हूँ और उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। और मेरी जेठानी के पास ढेर सारे पैसे होते हैं और उनमें से कुछ पैसे वह मुझे देती और कुछ अपने पास रख लेती है। आखिर मेरे साथ बेहोश होने के बाद ऐसा क्या होता है कि मैं कमज़ोर होती जा रही हूँ। अब मुझे अपनी जेठानी पर शक होने लगा। अगर यह बच्चा किसी और का होगा तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। तभी मैंने सोचा कि आज मैं पता लगा कर रहूंगी कि वह क्या करती है। मैंने सोचा आज मैं मोबाइल का कैमरा पहले से ही ऑन करके छोड़ दूंगी। आज जूस पीने के बाद वह मेरे साथ क्या करती है मैं पता लगा लूंगी। मैं घर गई और अपनी जेठानी के पास गई और जाकर अपने गर्भवती होने की बात बताई। यह सुनकर तो वह काफ़ी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने कहा, अभी कुछ दिन का काम और बचा हुआ है, तुमने डॉक्टर से बात नहीं की थी क्या। यह कैसे हो गया। मैंने कहा, मैं डॉक्टर से बात की थी और उन्होंने जैसे जैसे करने को कहा था मैंने तो वैसा ही किया था। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली आई। जब मेरे पति घर पर आए तो मैंने उन्हें खुशखबरी सुनाई। मेरे पति ने कहा, कहीं इसी वजह से तुम उस दिन बेहोश तो नहीं हो गई थी। वह बहुत खुश हो गए और कहे, मैं तुम्हें अच्छे डॉक्टर से दिखा लूँगा ताकि तुम्हारी कमजोरी जल्दी ठीक हो जाए। रात को जब वह काम पर चले गए तो मेरी जेठानी ने आज भी मुझे बुलाया और फावड़ा पकड़ा कर कहा, काम पर लग जाओ। मुझे डर था कि इस हालत में काम करूंगी तो बच्चे को कुछ ना हो जाए, पर मैं यह सोचकर मान गई कि आज मैं पता लगा कर रहूंगी कि मेरे साथ क्या करती है। बिना काम किए तो सच्चाई मालूम नहीं पड़ेगी। काम करने के बाद मैं अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके एक जगह पर छुपा दिया जहां से कमरे की रिकॉर्डिंग हो सके। मेरी जेठानी मेरे पास जूस लेकर आई और मुझे थमा दिया। उसे पीते ही मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने मोबाइल लेकर अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। जब मैंने वह रिकॉर्डिंग देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ जो कुछ भी हुआ था मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं अपने पति से सारी सच्चाई बता दूँ और उनके इस गंदे काम में उनका साथ नहीं दे सकती। तो मेरे पति के आने के बाद मैं उन्हें सारी बातें बता दी कि मेरी जेठानी मुझे सुरंग खुदवाने का काम करवा रही है और मैंने उन्हें वह मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग दे दी। मेरे पति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वीडियो में मेरी जेठानी मेरी तरफ गंदी तरीके से घूर रही थी और किसी तरीके से बिस्तर पर मुझे लिटा दिया। वह गुस्से से घर के सामान पटकने लगी। तभी कमरे के अंदर एक आदमी आया। कमरे के अंदर आते ही उसने ऐसी गंदी हरकतें की। उसने जेठानी को अपनी बाहों में ले लिया और उनके साथ गंदा काम करने लगा।
दिया। जब सब कुछ हो गया तो उसने मेरी जेठानी को पैसे थमाए और वहाँ से चला गया। मेरे पति उसे देखकर कहा कि मैं यह सब कुछ समझ चुका हूँ। दरअसल भाभी ने भैया को फंसाकर बस पैसों के लिए उनसे शादी की थी और शादी के बाद उन दोनों के बीच बहुत अनबन रहती थी। भैया भाभी से बहुत प्यार करते थे पर वह अपनी गलत हरकतें करती रहती थी और इसी दुख में भैया बीमार पड़ गए और एक दिन चल बसे। भैया के जाने के बाद ही भाभी संपत्ति का हिस्सा मांगने लगी, पर मैं और मेरी माँ ने संपत्ति का हिस्सा करने से साफ मना कर दिया क्योंकि हमारे करोड़ों की संपत्ति मेरी माँ के नाम पर ही थी, तो वह कुछ न कर पाई और खून के घूंट पीकर ही रह गई। इसी घर में रह गई और मुझसे शादी करने के लिए मेरी माँ पर और मुझ पर दबाव डालने लगी। पर मैं उनकी गंदी हरकतों के बारे में जानता था तो मैं उनसे शादी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझ पर बहुत डोरे डाले पर कामयाब नहीं हो पाई। इसी वजह से मैंने और माँ ने फैसला किया था कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा ताकि भाभी की हरकतों से छुटकारा मिले। जब वह मुझे हासिल नहीं कर पाई तो अपने आशिकों को फिर से बुलाने लगी। इसी वजह से वह घर पर सुरंग खुदवा रही है ताकि उसके आशिक आसानी से उसके पास आ सके या वो चुपके से सुरंग से निकलकर अपने आशिक से मिल सके। घर वालों को पता भी न चले और वह तब तक यहाँ पड़ी रहे जब तक संपत्ति उसे ना मिले। मेरे पति ने अपनी माँ को भी बुला लिया, उन्हें सारी बातें बता दी। मेरी भाभी ने जो गंदी हरकतें की थी इस वजह से मेरी सास ने उसे मायके भेज दिया और थोड़े बहुत पैसे दे दिए और कहा संपत्ति का कोई भी हिस्सा तुम्हें नहीं मिलेगा और सारी संपत्ति मेरे पति के नाम कर दी। उसके बाद मैं अपनी सास और अपने पति के साथ बाकी की ज़िंदगी अच्छे से बिताई और हमारे घर में एक नन्ही परी आई जो कि मेरे पति की ही बेटी थी। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।